जिंदा है दीदी के भरोसे पर। ये लोग तो अपने भरोसे कोई जिंदा भी नहीं है। तो दीदी थकले एनआरसी होबे ना, और दीदी ना थकले की होबे ये लोग कोई नहीं जानता है। तो सच्चाई को समझना होगा कि हमारी लड़ाई दीदी और दादा के लिए नहीं है कि दीदी रहे नहीं रहे, दादा रहे नहीं रहे, एमएलए एमपी रहे, मंत्री रहे नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रहेंगे, हमारी नस्लें रहेगी, ये लड़ाई उसके लिए है। वो कैसे रहेगी ये हमको देखना होगा, उसके लिए हमको सोचना होगा। तो ये लड़ाई आपको समझना होगा कि किसान आंदोलन जो है ये आपके हर एक घर पर असर डालेगा। अरे एनआरसी अगर होगा तो मोदी बोलता है, अमित शाह बोलता है, दिलीप घोष बोलता है कि 2 करोड़ मुसलमान को निकाल देंगे। अरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, तुम 2 करोड़ को निकाल दोगे? 28 करोड़ मुसलमान तब भी देश में रहेगा, 128 करोड़ आबादी तब भी हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन ये जो काला कानून लाया गया है किसानों के खिलाफ, ये कानून अगर लागू हो गया तो 130 करोड़ में 130 करोड़ आबादी जो है ना भूखमरी, महंगाई, बेबसी और लाचारी का शिकार हो जाएगी। गरीब और गरीब होता जाएगा, मजदूर किसान के घर में खाना नहीं पकेगा, गरीब आदमी मोहताज हो जाएगा दाने दाने के लिए। उसकी लड़ाई है, इसलिए आप सबको इस लड़ाई में जुड़ना होगा। ये लड़ाई आपके लिए। विक्टर आज किसान का बेटा हो सकता है, मेरा दादा किसान होंगे, उनके वजह से हम किसान परिवार का है, लेकिन आज हम किसान नहीं हैं, हम खेती नहीं करते हैं। मेरी जमीन पर कौन खेती करता है हमको पता भी नहीं, हम कुछ देखने भी नहीं जाते। धान कटता है, बेचता है, कौन क्या करता है हमको मतलब नहीं रहता है। और अगर कल ये कानून लागू भी होता है तो हम वकालत करके खाना खा लेंगे। धान बेचने की जरूरत हमको नहीं है, पटुआ बेचने हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे बाप चचा लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो लोग आज किसान हैं, खेत से जुड़े हुए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खेत पर निर्भर है, उनका रोजगार खेत से चलता है। फसल कटेगा तो उनके घर में इलाज होगा, फसल कटेगा तो उनके घर में खुशियां आएंगी, फसल कटेगा तो उनकी बेटी की शादी होगी, फसल कटेगा तो हमारा बेटा पढ़ सकता है, फसल कटेगा तो मेरी बीवी का इलाज हो सकता है। ये सारा चीज हमारी जिंदगी का जो है वो किसान का खेत पर डिपेंडेंट है। तो अगर आज आपके घर का खेती पर अगर हमला हो जाए तो कल आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, आपके बच्चों की तालीम नहीं होगी, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी, आपके घर में दाना दाने के लिए लोग तरसने लगेंगे। कल याद मौत में भी पैसा लगता है, वो पैसा भी हमारे पास नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई हर एक गरीब किसान मजदूर की है, हर उस कारोबारी की है जो कारोबार से जुड़ा हुआ है। आप सबको इसमें जुड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को दावत देने आया हूं कि 27 तारीख को बुध के दिन चकलिया के कानकी से सुबह 9 बजे 1000 ट्रैक्टर के साथ हजारों लोगों को साथ में लेकर हम वहां से पैदल मार्च करेंगे किसानों के समर्थन में, और ये काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर इस्लामपुर जाएंगे। वहां हम लोग प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम एसडीओ के जरिए भेजेंगे और एक खुला चिट्ठी हमारे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देंगे कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो अपने आप को मां माटी मानुस की सरकार बनाती है, कहती है कि वो किसानों की हमदर्द है। तो आज मेरा सवाल है हमारे तृणमूल के साथियों से कि आज किसान आंदोलन को लेकर 1.5 करोड़ आबादी जो है दिल्ली की सरहदों पर बैठी हुई है, तकरीबन 70 लोग मर चुके हैं, वहां पर उन पर जुल्म ढाया जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में सरकार उनसे बात करके उनके मसले का हल निकालने के बजाय उनको पानियों से भिगा दिया जा रहा है ताकि वहां के लोग ठंड में मरे और उनको छोड़ के भागना पड़े। आज ये जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ। और ममता बनर्जी जो मोदी के कमर में रस्सी बांधकर जेल में भरने की बात करती थी, आज मुंह में ताला लगाए चुप्पी बैठे क्यों बैठी हुई है, उसका जवाब दे। क्यों ममता बनर्जी खामोश बैठी हुई है? आज किसानों को लेकर तृणमूल कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है? आज किसान के समर्थन में जुलूस क्यों नहीं निकल रहा है तृणमूल का? आज किसानों के लिए ममता बनर्जी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? आज किसानों के हक में ममता बनर्जी क्यों कोई बात नहीं बोल रही है? आज आप लोगों ने, हम लोगों ने पूरा दुनिया देखा है कि राजीव कुमार कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर, जिसको सीबीआई उठा के ले जाने की बात हुई,
तो सीबीआई से उसको बचाने के लिए एक एजेंसी जो कि सरकारी एजेंसी है सीबीआई, अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो राज्य सरकार का यह जिम्मेदारी बनता है कि उसमें उसकी मदद की जाए। कानून को मानते हुए अगर कोई कानूनन कार्रवाई किसी पर हो तो उसको इज्जत देना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, जब राजीव कुमार को सीबीआई गिरफ्तार करने की बात हुई तो ये ममता बनर्जी राजीव कुमार के लिए कलकत्ता के राजपथ पे धर्मतल्ला में बैठकर सड़क पर धरने पे बैठ गई। एक चीफ मिनिस्टर होके एक कमिश्नर के लिए धरना पर बैठी और धरने पे बैठकर सड़क पर से सरकार चलाया गया, कैबिनेट की मीटिंग वहां पर की गई। तो भाई एक चोर को बचाने के लिए तुम सड़क पर बैठ सकती हो। आज करोड़ों किसान की मौत जो है इस 3 बिल पर टिकी हुई है कि हमारी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे बच्चे कल खाएंगे या नहीं खाएंगे, हम भूखे मरेंगे या नहीं मरेंगे। आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। क्यों नहीं धरना पर बैठ रही है? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी जुलूस निकाल रहे हैं? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी साहब आज आंदोलन का नारा देते हैं? क्यों नहीं गुलाम रब्बानी आज आप लोगों को लेकर जुलूस निकालने की बात करता है कि किसान आंदोलन किया जाए? क्योंकि आज इन लोगों के मुंह में आवाज नहीं है कि आज बल्कि बीजेपी की मदद करने के लिए, ताकि आप और हम किसान आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दें, बंगाल के लोग किसानों की ये जो तकलीफ है उसको महसूस ना कर सके, ये काला कानून को ना समझ सके, इसलिए आज पूरे बंगाल में आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस तरह मोदी सरकार जब एनआरसी का कानून लाया गया, जब सीए का कानून लाया गया, जब एनआरपी लाया गया, तब आपको उलझा के रखने के लिए उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, उस टाइम राम मंदिर बाबरी मस्जिद हो गया, 370 हो गया, ताकि आप इसमें उलझे रहे। आप नागरिकता बनाने के लिए अपना कागज लेके दफ्तर दफ्तर दौड़ते रहे और आप उनकी तरफ ध्यान न दें। वो देश को बेचता गया, रेल बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, भारत पेट्रोलियम बिक गया, धीरे धीरे हमारे देश का हर वो एजेंसी बेच दिया गया और आप किसमें उलझे रहे कि मेरा बाप का नाम ठीक कर दो, मेरा देश बिक रहा है, मेरा पूरे देश का सारा संपत्ति बेचता चला गया और हम कहां उलझे रहे? मोर बापेन नाम का ठीक करे दे, मोर बापेन नाम शेख है, इसे मोहम्मद छे, अब शेख और मोहम्मद में उलझे हुए हैं। हमको इसमें उलझा के रखा गया और देश बिकता चला गया। आज उसी तरह ममता बनर्जी भी वही खेल खेल रही है कि आज जब किसान आंदोलन है, बंगाल जो है पूरी तरह से किसानों पर जीता है। बंगाल में अगर किसान बैठ जाए तो ममता बनर्जी का चक्का चलना बंद हो जाएगा, ये अच्छी तरह जानती है। तो बंगाल के किसान आज किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो, बंगाल के किसान आज किसानों के साथ खड़े नहीं हो, बंगाल के किसान आज किसानों के तरफ नजर उठा के नहीं देख सके। इसलिए आप लोगों को आज ध्यान हटाने के लिए आज आपके साथ पूरे बंगाल में, आपके ग्वालपोखर में, हर जगह आज द्वारे द्वारे सरकार चला दिया गया है। क्या है द्वारे द्वारे सरकार? कागज लेके हजार हजार लोग आप लोग लाइन लगा रहे हैं एक एक अंचल में। आप क्या कर रहे हैं कागज लेके? जो काम आपका बीडीओ ऑफिस करेगा, जो काम आपका पंचायत ऑफिस करेगा, उसके लिए दफ्तर बना हुआ है, तो ये दफ्तर में ताला लगा दो, बीडीओ ऑफिस में आग लगा दो। लेकिन नहीं, आपका बीडीओ ऑफिस में आग लगने के बजाय आपके घर में लाकर टेबल चेयर लेके बैठा देता है। वो तो द्वारे द्वारे सरकार, ये द्वारे द्वारे सरकार नहीं है, ये डर डर से सरकार चल रही है, द्वारे द्वारे सरकार है ये। इसीलिए आज आपको बहकाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको कागज में उलझा के रखा गया है कि राशन कार्ड लाओ, यहाँ बनेगा, वोटर कार्ड का करेक्शन हो रहा है, आधार कार्ड हो रहा है, रूपोश्री, कन्याश्री, ये श्री वो श्री, ये सारा कागज लेके आप पागल की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से देखिए कि आपका जितना कागज आप जमा दे रहे हैं उतने कागज में आप में से किसी का कितना काम होगा। 2 महीना बाद आप मिला के देखिएगा कि कागज जमा दिए, जहां आप थे वहीं आप रहिएगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ मकसद है कि बंगाल के किसानों को किसानों के साथ जोड़ने नहीं देना होगा, ताकि उसका बैठा हुआ मोदी बाप जो बैठा हुआ है कि मोदी बाप को खुश रखना होगा कि मोदी खुश रहेगा तो दीदी जेल नहीं जाएगी, इसीलिए मोदी को खुश रखो। इसीलिए दीदी को अपने जेल नहीं जाने के लिए आपको और हमारा ध्यान भटका रही है। और हम सब भोले वाले सीधे साधे लोग ये सोचते हैं कि नाम ना ठीक होगा तो कुछ होवे,
लेकिन नाम ठीक कर लीजिए, 50 बार ठीक कर लीजिए, आपके नाम में कुछ ना कुछ गलती रहेगा। आपका नाम जलालुद्दीन था, आप जाके बोलिएगा जलालुद्दीन लिखो, वो वहां पर जलीलुद्दीन ही लिखेगा। आप जाके वहां बोलिएगा मेरा नाम अशफाकुल्ला, तो वो आपको अशरफुल्ला बना देगा। बाप का नाम रमजान अली, तो वो लिखेगा रमजान अली। तो वो सुधरने वाला नहीं है। और कागज दिखा के अगर आप साबित करना चाहिएगा कि आप हिंदुस्तानी हैं, तो फिर आप सबसे पहले देश का बाहर जाइएगा, क्योंकि कागज से हम लोग साबित नहीं कर पाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हमारा हालत यह है कि एक बाप का अगर 4 बेटा है, तो बाप का नाम अगर जमालुद्दीन है, तो बड़ा बेटा लिखा है अपना कागज में मोहम्मद जमालुद्दीन, छोटा मंझला बेटा लिखा है शेख जमालुद्दीन, उसके बाद वाला बेटा कोई लिखेगा वो मोहम्मद जलीलुद्दीन। अब कागज से अगर मिलाने जाइएगा तो 4 बेटा का 4 बाप है, 4 बेटा का 4 बाप है, और एक ही बाप का 4 बेटा है, ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कागज से आप कुछ साबित नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप ये बात को समझिए कि आपको ये टीएमसी का दलाल नुमा नेता लोग कुछ नहीं बताएगा। जिसका आधार कार्ड हो गया, आपको एक आधार नंबर मिला है, उसमें 12 डिजिट का एक नंबर है, उसमें मेरा नाम अली इमरान रम्ज हो या रम्ज अली हो जाए, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो नंबर है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, वो आप पे से किसी के पास नहीं जाएगा। एक नाम का 4 आदमी हो सकता है कि अली इमरान पूरे हिंदुस्तान में खोजिएगा तो 50 मिल जाएगा, लेकिन आधार का जो नंबर है वो सिर्फ मेरा ही होगा। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपका नाम में शेख छूट गया, या अहमद में ए लिख दिए, या कोई ई लिख दिए, या जलालुद्दीन जमीलुद्दीन हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आधार नंबर अगर है तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला वाहिद आदमी आप हैं। तो इस बात को समझिए। आपको ये सब नेता जो है ना, दलाल नुमा नेता, ये सब जाहिल लोग हैं। हम डंके के चोट में बोलते हैं कि ये सब पढ़ा लिखा भी है तो जाहिल है। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं आता तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद तृणमूल का किसी भी नेता को पकड़ लीजिए, मोबाइल है, किसी भी नेता को फोन लगा के पूछिए कि जो 3 कालो कानून है, दिल्ली सरकार बोले कानून ले है, वो कानून नाम ला बोल दी बाबू खींच है, 3 बिल नाम बताए दे। अगर आपको गुलाम रब्बानी भी सही 3 बिल का नाम बता दिया ना, तो हम यहाँ खड़े खड़े एमएलए से रिजाइन दे देंगे। हम यहाँ खड़े खड़े एमएलए से रिजाइन दे देंगे, क्योंकि ये सब पढ़ा लिखा जाहिल लोग हैं, और जो जाहिल है उनसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बेचारे को आता नहीं है। लेकिन जो नेता हैं उनसे फोन लगाइए, हम यहाँ खड़े हैं, फोन लगा के अभी पूछिए, अगर 3 बिल जो है उसका नाम बोल दे, दांत टूट जाएगा रब्बानी का, नहीं बता पाएगा। तो जो नेता को यह पता नहीं है कि कौन सा कानून आया है, उसका नाम नहीं पता, तो उसके अंदर का मजमून खाक पता होगा इसको कि अंदर में क्या लिखा है, तो ये आपके लिए लड़ेगा। ये सिर्फ इतना ही कर सकता है कि घर में जाएगा, बोलेगा, ये जाके आपको घर में जाके इतना ही बोल सकता है, तो तोर बेटा बोले ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ कर लिया ना, आज अगर मैं नौकरी ना करे तुम 8 लाख टका रेडी कर, वो यही करेगा, क्योंकि 8 लाख टका दे तो बेटा नौकरी हो जाए, तो 10 लाख टका दे तो नौकरी करो, तो ये 8 लाख 10 रुपया लूटने का काम करेगा। पहले हम लोग जब छोटे थे, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, मेरे चचा लोग हैं, वो लोग देखे भी होंगे, तो पहले गांव में डकैती होता था, पहले गांव में डकैती होता था। तो डकैती जब होता था तो किसी एक गांव में होता था, किसी एक गांव में डकैती होता था, वो भी मियां साहब के यहाँ, बड़ा आदमी के यहाँ, तो बाकी गरीब आदमी सब बचा हुआ रहता था, पैसा वाले के यहाँ डकैती होता था। तो पहले का डकैत सब अच्छा था कि गरीब सबको छोड़ देता था,
ये तृणमूल ऐसा डकैत है कि ये किसी को नहीं छोड़ता है, गरीब को भी लूटता है, अमीर को भी लूटता है। तो ये उस डकैत से भी खतरनाक डकैत है। तो इसलिए ये जो लड़ाई है ना, ये डकैतों के खिलाफ है। दिल्ली में बैठी सरकार जो काला कानून ला रही है, देश को बेचने का काम कर रही है, उसके खिलाफ है। और ये लड़ाई आम गरीब आदमी के हक में है। इसलिए मेरा आप लोगों से अपील है कि वोट जब आएगा, जिसको मर्जी उसको वोट दे दीजिएगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको वोट डाल दीजिए, लेकिन वोट डालने से पहले सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जो वोट आप दे रहे हैं वो वोट आप अपने लिए दे रहे हैं। न विक्टर के लिए वोट दे रहे हैं, न रब्बानी के लिए वोट दे रहे हैं। वोट आप अपने लिए दे रहे हैं। आप अपने लिए वोट डालना जिस दिन सीख जाइएगा, उस दिन आपकी हालत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज आप वोट देते हैं किसके लिए? रब्बानी जितवा दो, विक्टर जितवा दो। विक्टर को भूल जाइए, रब्बानी को भूल जाइए। न विक्टर को जिताने की जरूरत है, न रब्बानी को जिताने की जरूरत है, न फॉरवर्ड लोग को जिताने की जरूरत है, न तृणमूल को जिताने की जरूरत है। आप अपने जीत के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए कि हमको जीतना है, अपने लिए वोट देना है, अपने लिए वोट करना सीख लीजिए, तो आपकी जीत हो जाएगी। तब देखिएगा कि हालात में सुधार आना होगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मेरी छोटी सी बात बहुत मोटी बात है, इसको समझना होगा कि अपने लिए लड़ना सीखिए। पार्टी के लिए, झंडा के लिए, नेता के लिए, एमएलए के लिए, मंत्री के लिए लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने लिए लड़िएगा तो नेता चाहे कोई भी हो, जब वो देखेगा कि आवाम अपने लिए सोचना शुरू कर दिया है, आवाम अपने लिए बोलना सीख गया है, आवाम अपने लिए लड़ना चाहता है, तो नेता चाहे कोई भी रहे उसको तब आपके लिए उसको बोलना पड़ेगा, आपके लिए उसको लड़ना पड़ेगा। तो उसको मजबूर करने का काम आपका है। और यहाँ पर नेता ही आपको मजबूर कर देता है, यही कमी। तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं है, मगरिब का वक्त होने जा रहा है। आप लोगों से मेरा ये अपील है कि जो बात हम समझाना चाहते हैं कि ये 3 काला कानून के खिलाफ आम गरीब मजदूर किसान को इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि आज जो बच्चा हमारे घर में पैदा होगा, उस बच्चे पर भी 84,000 रुपए का कर्जा पैदा होने के साथ साथ उसके सर पर चढ़ जाता है। हमारा देश इतने कर्जे में डूबा हुआ है, ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई सच्चाई आपके सामने नहीं लाएगा कि देश बिक रहा है। आज जो ट्रेनें